पहले खबर दिल्ली से है, जहां ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और उनको पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। उनकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसपास के राज्यों के शहरों में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक, जो अभी तक ये माना जा रहा था फरार चल रहे हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है। पुलिस ने तो दंगा करवाने से लेकर बीएनएस की 11 संगीन धाराओं के तहत विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में अमानतुल्लाह खान ने अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है और वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं फरार नहीं हुआ, मैं तो अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अमानतुल्लाह खान की तरफ से लिखी गई है। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के ही कुछ अफसर हैं जो मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ने आई थी उसकी बेल हो गई है, उसने पेपर दिखा दिया, तो पुलिस अपनी गलती को छिपा रही है। यह अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। खुद को बचाने के लिए पुलिस मुझे फंसा रही है, झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया जा रहा है। यह अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, अभी तक तो खबर यह थी कि दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है, अमानतुल्लाह खान फरार हैं। ये तो मामला अब पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। चिट्ठी अमानतुल्लाह खान की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिख दी गई है। जरा बताइए इस चिट्ठी में क्या कुछ कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान? देखिए रोमाना, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पिछले 3 दिनों से अमानतुल्लाह को ढूंढ रही है और उनकी तलाश में कई जगह दबिश भी दी गई, लेकिन आज इसी बीच जब अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और पत्र में गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है, मेरी तलाश कर रही है, मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं अपनी ही विधानसभा में हूं और दिल्ली पुलिस जब चाहे मुझसे मिल सकती। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी उसकी बेल हो चुकी है। उसने अपनी जमानत के पेपर जब दिल्ली पुलिस को दिखाए तो दिल्ली पुलिस अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिख करके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पत्र लिख करके अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, तो देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस की जो टीम अमानतुल्लाह खान को ढूंढ रही है, उनकी तलाश कर रही है, क्या वो उनकी विधानसभा में पहुंच करके उनकी छानबीन करती है और उनसे मिलने के बाद क्या उन्हें गिरफ्तार करती है या उनसे पूछताछ करती है। तो मामला तो बहुत पेचीदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बलराम पांडे, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस जिन अमानतुल्लाह खान को लेकर कह रही थी कि फरार चल रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, वही अमानतुल्लाह खान जो है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं मैं तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में हूं। अभी तक अमानतुल्लाह खान से लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। अमानतुल्लाह खान अब तक जांच में शामिल नहीं हुए, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है। रवि कुमार हैं डीसीपी साउथ ईस्ट, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज़ खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं। फंक्शनरीज़ है, उनके काम में अवरोध पैदा करना और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो है अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है, कोशिश पूरी की जा रही है इनसे संपर्क करने की और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ने की। तो ये डीसीपी साउथ ईस्ट रवि कुमार को आप सुन रहे थे। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, एक तरफ पुलिस अपना पक्ष लेकर सामने आ रही है और पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान का जो पत्र है वो सामने आ जाता है जो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा है, और ऐसे में वो कटघरे में दिल्ली पुलिस के ही कुछ अधिकारियों को खड़ा कर रहे हैं। कुछ नाम भी सामने आए हैं क्या निकलकर, और अब ये चिट्ठी सामने आने के बाद पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
देखिए, दिल्ली पुलिस के जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि अमानुतुल्लाह खान ने कौन सी कंप्लेंट भेजी है ये अभी साफ नहीं है। उनकी तरफ, दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी कंप्लेंट के रिसीव होने की कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं दी गई है। वही जहां तक ये आरोप है कि जो आरोपी जिसको छुड़ाया गया था उसकी बेल हो गई है, कल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साफ किया था कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है वो कोर्ट किसी को घोषित करता है, यानी कि कोर्ट की तरफ से उसे पीओ डिक्लेयर किया गया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने गई थी। किसी मामले के अंदर किसी आरोपी की बेल हो गई हो लेकिन वो बाद में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पेश ना हो तो उसके बाद कोर्ट उसे पीओ डिक्लेयर करती है। ऐसे में अमानुतुल्लाह खान खुद से फैसले कर ले किसकी बेल हुई है किसकी नहीं, तो ये अपने आप पे गलत होगा। कल अधिकारियों ने ये बात भी कही थी कि जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई, अगर उन्हें अपना पक्ष रखना था तो पुलिस उसे हाथ के हाथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती, वहां पर वो अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन जानबूझकर भीड़ इकट्ठा की गई, पुलिस कर्मियों के साथ मार पिटाई की गई और ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें वो जो पीओ था वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि परसों भी ये सबके सामने है, पुलिस की कई टीमें अमानुतुल्लाह खान की तलाश में उसके घर गई थी, वो नहीं मिले थे। उनका मोबाइल फोन भी परसों से ही स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में ये दावा करना कि वो विधानसभा के अंदर ही है, पुलिस आकर जांच पड़ताल कर सकती है, तो पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है जैसे अमानुतुल्लाह खान की लोकेशन का पता चलेगा उनको छापा मार के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो इस मामले के अंदर फरार चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमानुतुल्लाह खान के दावे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। एबीपी न्यूज ने अमानुतुल्लाह खान को फोन किया। अमानुतुल्लाह खान का मोबाइल फोन बंद है। अपनी विधानसभा में अमानुतुल्लाह खान अगर हैं तो फोन बंद क्यों है? यही तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस जब अमानुतुल्लाह खान के इलाके में गई, उनके क्षेत्र में गई, वहां पर तो अमानुतुल्लाह खान मिले नहीं। अगर अमानुतुल्लाह खान अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं, अगर अमानुतुल्लाह खान कहीं फरार नहीं हुए तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? खुद ही क्यों नहीं आ जाते हैं पुलिस के सामने? मोबाइल फोन अमानुतुल्लाह खान का क्यों बंद है? ये कई सवाल हैं। इसके जवाब अमानुतुल्लाह खान अगर फरार नहीं है तो फिर उनको खुद सामने आना चाहिए और इन सवालों के जवाब देने चाहिए। आज माघी पूर्णिमा है। आज प्रयागराज महाकुंभ में 5वां पवित्र स्नान का मौका है और पवित्र स्नान जारी है। माघी पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही अब तक महाकुंभ में 1,30,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और प्रशासन की तरफ से अनुमान ये जताया जा रहा है कि केवल आज एक दिन में ही 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। आज के स्नान के साथ ही कल्पवास का समापन भी हो रहा है। आप जानते हैं 10 लाख कल्पवासी जो महाकुंभ में मौजूद हैं, स्नान के साथ आज कल्पवास का भी समापन हो रहा है। और इस बीच संगम के तट की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में तीर्थराज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा का मौका है, महास्नान का मौका है और इसकी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है और साथ ही साथ वो पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। नजर खुद योगी आदित्यनाथ ने बनाई हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज सुबह 4 बजे से जो कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ में, वहां खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और माघी पूर्णिमा के स्थान में किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इस पर खुद उनकी नजर है। और इस दौरान कंट्रोल रूम में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं। महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। यह आस्था का सम्मान है जो किया जा रहा है और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में अभी क्या तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाकुंभ क्षेत्र से मोहम्मद मोइन को आप देख रहे हैं, विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही संगम नोज वहां पर अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको संगम नोज पर ही लेकर चलेंगे, अवधेश के पास, क्योंकि प्रयागराज संगम जब पहुंचते हैं श्रद्धालु तो गंगा यमुना में डुबकी लगाने के बावजूद वो एक संतुष्टि के लिए एक चाह जो होती है कि संगम तट तक जरूर जाया जाए और वहां पर संगम में पवित्र डुबकी लगाई जाए, इसीलिए केंद्र संगम नोज बनता है। और यहां पर श्रद्धालुओं का जो मेला है उसी की तस्वीर जरा दिखा दीजिए अवधेश।
बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं। आप देखिए, जो क्रम लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, वही क्रम एक बार फिर से देखिए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर वही जो भीड़ है कभी रुकेगी। लगातार सुबह 6 बजे से जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वही उत्साह है, वही क्रम है, वही संख्या है और उसी तरीके के जयकारे लग रहे हैं। और गंगा यमुना सरस्वती में जो स्नान का फल है वो जो है वो यही है कि कहा गया है कि अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा पृथिव्या कुंभ स्नाने तत्फलम, यानी कि 1 लाख बार आप धरती की परिक्रमा कर लीजिए, एक डुबकी उतना फल दे देती कुंभ की। अब लोगों से बात कर लेते हैं, लोग उत्साह में है। कहाँ से आए आप? राम राम सर, गोंडा से आया हूँ मैं। स्नान हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा इंतजार। अनुभव है महाकुंभ का? ठीक है, कष्ट तो है ही है, चलना पड़ रहा है, लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन अब स्नान होने के बाद तो थोड़ा आराम हो ही जाएगा। कहाँ से आए आप? हरिद्वार उत्तराखंड। आप भी कुंभ नगरी से ही आए? हाँ, कुंभ नगरी। कैसा है प्रयागराज का कुंभ? अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, हम स्नान भी कर लिया है और सारी व्यवस्था अच्छी है। ज़्यादा पैदल चलना पड़ा? पैदल तो चलना ही पड़ेगा, कष्ट है थोड़ा झेलना ही पड़ेगा ना, तीर्थ यात्रा है। अब इतने मतलब बंदे आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो सरकार भी क्या से व्यवस्था कर लेगी। कहाँ से आए आप? हम साहिबाबाद गाजियाबाद से आए हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था लगी मुझे, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कष्ट नहीं हुआ। हमारा ट्रेन का रिजर्वेशन था, 5 किलोमीटर की दूरी पे हमें एक रूम मिल गया था। उसके बाद मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर चल के हमने स्नान किया। हम कल आए थे, कल भी स्नान किया, आज पूर्णिमा का भी स्नान किया। और मैं तो बाबा का दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी सुगमता से इस इतने बड़े उत्सव को मनाया। कहाँ से आए हैं दादा? रीवा जिले से आए भैया, बहुत आनंददायक स्नान हुआ। आज सुबह ही आए, कहीं कोई जाम नहीं, बिल्कुल बहरैना तक पहुंचे, वहां से पैदल चल के आए। खूब आनंद से गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्नान और सभी पर्वों में हम चल के आए और खूब आनंद से स्नान हुआ। बिल्कुल, सब आनंदित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। विवेक राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं। विवेक, ये आस्था का जो उत्सव है, इसका आनंद आप जहाँ पर मौजूद है वहां पर लोग किस रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों के बीच भी चलेंगे, पर एक बार तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त स्वास्तिक द्वार पर मौजूद हूं और यहाँ का जिस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला आप देखिए, मेरे दाहिनी तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आते ही जा रहे हैं और ये रेला किसी भी हाल में फिलहाल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। सामने की तरफ में झूसी का वो ब्रिज भी आप देखिए, जहाँ पर आपको श्रद्धालुओं का रेला नजर आएगा और ये पूरा का पूरा जो झूसी का ब्रिज है वो इसी तरीके से श्रद्धालुओं से पूरा आगे से लेकर पीछे तक फटा हुआ और सबको आस्था की डुबकी लगानी है, सबको यहाँ पर आना है। और आपको बताऊं, अभी तक करीबन 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान जो है वो भी कर लिया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। क्या नाम भाई साहब? जोशी गौरांग। कहाँ से आए? हम बेट द्वारका जी से आए हैं। स्नान हो गया? बस अभी स्नान करने जा रहे हैं। बढ़िया है, यहाँ पे स्नान की व्यवस्था भी अच्छी है और योगी जी ने और सारे लोगों ने मिलकर, कहीं श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो ऐसी सुविधा सारी। पैदल कुछ चलना पड़ा, सब आराम से? नहीं, आराम से हो रहा है सभी कुछ। हाँ, सभी आराम से हो रहा है और सभी व्यवस्थित है यहाँ का जो भी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मीठापुर बेट द्वारका से। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया है सर। आपका कैसा रहा? गुजरात से आए, राजकोट से आए हम। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत प्रशासन वाले के बहुत सुविधा दिया है, बहुत खूब अनुभव अच्छा हुआ है। अच्छा अनुभव। आपका कैसा अनुभव? मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। हम द्वारका से हैं। द्वारका। अम्मा कैसा अनुभव? हम कड़ी से आए हैं और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी योगी और मोदी साहब ऐसे नहीं कोई जन्मा है ना कोई जन्मेगा। सब कुछ सुख कुशल, सब कुछ सगवड़ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम गुजरात से, बीरमगाम से। तो सरकार क्या करेगी? सुविधा 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 है सब। तो देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर लौट रहे हैं और किस तरीके से वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर। मैं जल्दी से आपको मोहम्मद मोइन के पास लेकर चलूंगी। मोहम्मद मोइन, जो आज तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ, मतलब वहां पर आस्था का रेला है, लेकिन व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि इन तस्वीरों को देखकर कहीं पर भी मन में किसी तरीके का डर या आशंका नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आनंद की अनुभूति हो रही है, गर्व हो रहा है, हर्ष है। मोहम्मद मोइन।
देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के जानसेनगंज चौराहे पर और महाकुंभ क्षेत्र से रेलवे स्टेशन जाने का ये प्रमुख रास्ता है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये जो सड़क है इस पर तिल रखने तक की जगह नहीं है और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो आपको बता देते हैं। ये जानसेनगंज चौराहा है, इसको चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है और इसको ये देखिए कि इस तरीके से लोहे की बैरिकेडिंग लगा करके बीच में एक दरवाजा रखा गया है। रेलवे स्टेशन पर जब ज्यादा भीड़ नहीं होती है तब इस सड़क को खोला जाता है और जब रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो तब इस सड़क ये जो बैरिकेड किया गया है इसे बंद कर दिया जाता है और श्रद्धालुओं को पीछे सड़क पर ही बैठने को, आराम करने को कहा जाता है। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं देखिए पैदल चल करके आ रहे हैं और आज जो लोग जो है संगम में स्नान कर रहे हैं वो मान लीजिए कि जब स्नान करने से लेकर वापस आने तक 20 किलोमीटर का सफर तो तय कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि इनके चेहरे पर जो संतुष्टि है ना वो ये बताती है कि काफी खुश है। देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं। कहाँ से आए? सिंगरौली, मध्य प्रदेश। किस तरीके की अनुभूति हो रही है? अच्छा है। थक ज्यादा गए क्या पैदल? नहीं। पैदल कितना चलना पड़ा? पैदल जितना भी चलना पड़ा लेकिन कोई दुख नहीं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने। देखिए कौन, अच्छा आप बोलना चाहते हैं, क्या नाम है? कहाँ? राहुल नाम है मेरा, नोएडा से। मैं नोएडा से नोएडा से आए हुए हैं। ये बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आया मुझे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और ये आस्था का उत्सव है जिसमें सभी भरपूर तरीके से यहाँ पर भागीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास व्यवस्था की है। यात्रियों की सुविधा के लिए आज 174 ट्रेनें चलाई गई हैं। आज 4.19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रेल यात्रा की है। कल रेलवे की ओर से 343 ट्रेनें चलाई गई थी। कल 14.69 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी। मतलब करीब 15.25 लाख श्रद्धालु आप कह सकते हैं जिन्होंने कल यात्रा की थी। तो रेलवे जो है वो लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए देखिए किस तरीके से ट्रेन चला रहा है। इंडियाज गॉट लेटेंट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि अश्लील टिप्पणी मामले में अपूर्वा मखीजा ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये बयान दर्ज करवाया गया है। अपूर्वा मखीजा की तरफ से अश्लील टिप्पणी की शिकायत की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और अब तो देखिए जो असम पुलिस है वो भी मुंबई पहुंची हुई है और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि कब ये खबर सामने आती है। इस पूरे मामले में और बयान दर्ज करवाए जाते हैं। अभी अपूर्वा मखीजा ने बयान दर्ज करवा दिया है और रणबीर इलाहाबादिया का बयान कब दर्ज होगा इसी को लेकर अब इंतजार है। तो एक के बाद एक अब मुंबई पुलिस अपनी जांच जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है उसी क्रम में मुंबई पुलिस की तरफ से बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं और इस मामले में अपूर्वा मखीजा का बयान पुलिस ने ले लिया है। रणबीर इलाहाबादिया का बयान भी पुलिस को दर्ज करना है और इस पूरे मामले में एक्शन में असम पुलिस भी है। गुवाहाटी पुलिस जो है वो मुंबई पहुंची हुई है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई साइबर सेल की तरफ से एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। हम फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज जो है इस वक्त मौजूद है। सूरज, अपूर्वा मखीजा का बयान भी दर्ज हो गया है, मतलब अब रणबीर इलाहाबादिया का बयान दर्ज होना बाकी? जी बिल्कुल, रणबीर इलाहाबादिया का बयान भी दर्ज जाएगा क्योंकि उन्हीं की टिप्पणी के बाद ये विवाद बहुत बड़ा हो गया था। तो मुंबई पुलिस ने भी कांटेक्ट किया है। कांटेक्ट करने के बाद आज ही कहा गया है कि पुलिस के सामने उपस्थित रह के जो SET फॉर्म की गई है उसके सामने आकर अपना बयान दर्ज कराएं, अपना पक्ष रखें ताकि पुलिस आगे की लीगल कार्रवाई कर सके। आपको बता दें कि खार पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। भी इस मामले की इंक्वायरी कराने पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने आज उन तमाम ज्यूरी जो है जितने भी एपिसोड थे इंडियाज गॉट लेटेंट उन सभी के ज्यूरी को आज समन्स किया है, आज बुलाया है। तो एक एक कर आज महाराष्ट्र साइबर में भी तमाम लोग उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपने वकीलों के से अपनी बातें रख सकते हैं या फिर समय मांग सकते हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस, खार पुलिस और बात
गुवाहाटी के तीनों ही एक्शन मोड में आज मुंबई में नजर आ रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील टिप्पणी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना सहित इस शो से जुड़े तमाम जो भागीदार थे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। इंडियाज गॉट लेटेंट शो मामले में बड़ी खबर ये कि एफआईआर की जांच के लिए गुवाहाटी पुलिस जो है वो भी मुंबई पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस की मदद से गुवाहाटी पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी रणवीर और समय रैना पर एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना सहित 30 पर एफआईआर दर्ज की है। हमारे सहयोगी सूरज ओझा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन्हीं से समझते हैं। सूरज, ये अलग अलग जांच चल रही है इस पूरे मामले में, मतलब एक तरफ मुंबई पुलिस, खार पुलिस, साइबर पुलिस मुंबई की, और साथ ही साथ जो असम की गुवाहाटी पुलिस है वो भी मुंबई पहुंची हुई है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जिस भी राज्य की पुलिस के पास शिकायत मिली उन्होंने मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई, जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसने यूट्यूब पे इन चीजों को देखा, वो ऑफेंसिव हो गया, उसे लगा कि ये चीजें गलत है। बाद उसने पुलिस से अप्रोच किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं पर महाराष्ट्र साइबर की बात करें तो महाराष्ट्र साइबर के पास भी जो शिकायत करता है उसने बताया कि उसके पास इंडियाज गॉट लेटेंट का सब्सक्रिप्शन है, और जब वो उसे देख रहा था तो उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद उसने महाराष्ट्र को अप्रोच किया, शिकायत लिखाई और उसकी शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र साइबर ने मामला दर्ज किया है। अगर बात है तो खार पुलिस स्टेशन की, जिसकी जुरिडिक्शन में ये शूटिंग हुई थी, तो खार पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है वो अभी फिलहाल इंक्वायरी स्टेज पर है, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थ तेवतिया को भी समन भेजा गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने बयान दर्ज कराने को कहा है सिद्धार्थ तेवतिया को भी। आज ही साइबर सेल के दफ्तर पहुंचने को कहा है सिद्धार्थ तेवतिया को। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, जरा बताइए सिद्धार्थ तेवतिया के बारे में, इनको भी आज ही बुलाया गया है बयान दर्ज कराने के लिए? जी बिल्कुल, सिद्धार्थ तेवतिया भी एक तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ये भी इस इंडियाज गॉट लेटेंट मामले के एक शो के ज्यूरी में शामिल थे, इस वजह से इन्हें भी समन्स भेजा गया है। उन तमाम लोगों को एक एक कर समन्स भेजा जा रहा है महाराष्ट्र साइबर की तरफ से, जो कभी ना कभी इस शो का हिस्सा रहे हैं, ज्यूरी बने हैं, और उनका बयान जो BNSS की धारा है 179 उसके तहत दर्ज किया जाएगा, जिसका मतलब है एज अ विटनेस अकाउंट में उनका बयान दर्ज किया जाएगा ताकि इस मामले को और भी मजबूत बनाया जा सके। जी, और इस बीच रणवीर इलाहाबादिया को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? रणवीर इलाहाबादिया कहां है? रणवीर इलाहाबादिया कब तक पहुंच सकते हैं पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए? सूरज, देखिए मुंबई पुलिस ने जो बताया हमें कि उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क किया है, करने के बाद उसे ये कन्वे किया है कि उसे खार पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारियों के सामने आना है। अब ये उनके ऊपर है कि वो वकीलों समय की मांग करते हैं या फिर वो तुरंत थाना पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपूर्वा मखीजा भी पहुंच चुकी हैं पुलिस स्टेशन अपना बयान दर्ज कराने के लिए। वकील के साथ वो वहां पर पहुंची हैं बयान दर्ज करवाने के लिए, लेकिन अभी तक रणवीर इलाहाबादिया पहुंचे नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रणवीर इलाहाबादिया से मुंबई की खार थाने की पुलिस ने शिकायत के मामले में अपना पक्ष रखने के लिए संपर्क किया है। समय रैना से भी संपर्क किया गया है। समय रैना हालांकि इस वक्त विदेश में है। और वहीं आशीष चंचलानी ने मुंबई पुलिस के सामने अपना पक्ष रख दिया है। अब तो अपूर्वा मखीजा को लेकर भी जानकारी मिल रही है। अपूर्वा मखीजा भी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा चुकी है। और देखिए, नया नाम सिद्धार्थ तेवतिया का भी सामने आया है। सिद्धार्थ तेवतिया को भी पुलिस की तरफ से बुलाया गया है बयान दर्ज कराने के लिए। वहीं अगली खबर, संजय राउत ने शरद पवार पर निशाना साधा है। जी, दोनों गठबंधन के साथी हैं और एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत। एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया था। अवार्ड जो है वो शरद पवार ने दिया था एकनाथ शिंदे को, और इसी को लेकर संजय राउत ने नाराजगी जता दी है, ये कहते हुए कि इस तरीके के अवार्ड तो बेचे खरीदे जाते हैं। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, उस पर संजय राउत कह रहे हैं गोगली डालने वाले हिट विकेट हो जाते हैं। शरद पवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। संजय राउत की तरफ से बड़ा निशाना शरद पवार पर साधा गया है, सुनिए। तो एकनाथ शिंदे जी को जो है ऑनर किया गया है महादीप शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से, जिसपे जो शरद पवार जी ने भी उन्हें कमेंट किया किस तरीके से किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं।
ये जो निशाना संजय राउत ने साधा है, इस पर शरद पवार की पार्टी की तरफ से संजय राउत को जवाब दिया गया है। एनसीपी के सांसद है भास्कर बागरे कह रहे हैं संजय राउत जो हैं शिंदे को पुणे की संस्था ने सम्मानित किया, सम्मान को राजनीति के चश्मे से ना देखें। ये एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पुणे की संस्था थी जिसने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। संजय राउत को तो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि पवार साहब ने शिंदे जी का सम्मान कैसे कर दिया। कल इधर हमारे सदन में आदरणीय पवार साहब ने एकनाथ शिंदे साहब का जो सत्कार किया जी, वो राजनीति से अलग है। संजय राउत जी तो नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि वो जो है एकनाथ शिंदे जी जिन्होंने पार्टी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, बाला साहब की पार्टी तोड़ दी, उनको सम्मान कर रहे हैं पवार साहब। पवार साहब ने वो सम्मान किया, लेकिन वो करने वाले अलग है ना। शरद फाउंडेशन बोल के वो आयोजक थे, उन्होंने पवार साहब के हाथ से किया। अभी वही राजनीति है, राजनीति में तो अलग बात है, लेकिन ये साहित्य सम्मेलन की तरफ से कार्यक्रम था और उसमें अपना महाराष्ट्र का किसी का सत्कार होता है तो उसमें जाना चाहिए, इसी वजह से पवार साहब गए होंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि शरद पवार जी बाकी लोगों को गुगली फेंकते रहते हैं लेकिन मुझे नहीं फेंकी, उम्मीद करता हूँ मुझे नहीं फेंकेंगे। इसके भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। पवार साहब बड़े लीडर है, उनके बारे में कुछ कहना, यानी वो हमारे मार्गदर्शक है, वो जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, तो वही किया होगा ऐसा मुझे लगता है। और संजय राउत के बयान को लेकर शिवसेना उद्धव गुट में भी अब अलग अलग राय सामने आ रही है। विधायक हैं हारून खान, वो साफ कर रहे हैं कि अगर शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को अवार्ड दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। जी, जो संजय राउत जी खासे नाराज नजर आ रहे हैं, आप लोगों को नाराजगी क्या है? क्योंकि आप भी जो उसी पार्टी से आते हैं, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से आते हैं, क्या नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या है तो मुझे भी मालूम नहीं है क्या नाराजगी है। अभी नाराजगी उन्होंने अगर जताई है तो किस बात पे नाराजगी जताई है तो उनको ही मालूम है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी को सम्मान नहीं करना चाहिए था एकनाथ शिंदे जी का। आप लोगों को ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब बड़े नेता है और अगर उनको किसी का सम्मान करने के लिए या किसी को शुभेच्छा देने के लिए अगर बुलाया जाता है तो वो जाते हैं, वो बड़े नेता है, उनके बारे में हम क्या कहेंगे। अभी हमारे जो पार्टी के जो नेता है जो लाइन लेंगे हम वो लाइन पे चलने वाले हैं। तो जो आपकी पार्टी के नेता तो यही कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है कि जिन्होंने पार्टी तोड़ी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी शरद पवार जी जो है वो छोटे नेता नहीं है, वो बड़े नेता है। अभी अगर उन्हें किसी एनजीओ ने बुलाया होगा और सम्मान करने के लिए तो ये उनका लुकआउट है। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।